सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। भिंडी में नाशी जीव प्रबंधन पर जानकारी। पान की रोपाई पर एक जानकारी। किसान भाइयों, सब्जियों के अंतर्गत यदि भिंडी की बात की जाए तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं, परंतु वह उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कीट एवं रोग हैं, जिसके कारण लक्षण एवं निवारण की सही जानकारी किसान भाइयों को न होने के कारण उचित समय पर सही नियंत्रण उपायों को नहीं अपनाते हैं तथा नियंत्रण हेतु असंतुलित मात्रा में रसायनों का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। परिणाम स्वरूप लागत खर्च बढ़ने के साथ साथ कीट व रोगों का प्रकोप भी बढ़ता चला जाता है। अंततः किसान भाइयों को कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। तो अब किसान भाई आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, तो किसान भाइयों इसका विकल्प एकदम साफ है, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, जिसके द्वारा हम अपना भिंडी की फसल में अपनाकर कीट एवं रोग मुक्त रहते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कैसे? तो जायद भिंडी में नाशी जीव प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जायद फसल के रूप में आपने यदि सब्जियों की प्रमुख फसल भिंडी की बुआई की है तो आप इस फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने के लिए अभी से सचेत होकर रोग कीटों के प्रबंधन के लिए उचित समय पर तैयार रहें। यदि फसल पर किसी प्रकार के रोग कीटों का प्रकोप हो गया हो तो 20 से लेकर 50% तक उपज प्रभावित हो सकती है। तो सर्वप्रथम बात करें रोगों की, तो पीत शिरा रोग भिंडी का एक मुख्य रोग है। इसमें पत्तियों की शिराएं पीली पड़ जाती हैं। क्योंकि इस रोग का प्रभाव प्राय वर्षा ऋतु वाली भिंडी की फसल में अधिक देखा जाता है, फिर भी इसका प्रकोप इस समय कहीं कहीं देखा जा सकता है। किसान भाइयों, चूँकि इस रोग का प्रभाव हो जाने पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपनी फसल में निरीक्षण करके देख लें कि कहीं भिंडी की पत्तियों पर ऐसे रोग के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि दिखाई दे तो तुरंत पूरे पौधे को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें या जला दें, क्योंकि इस रोग का प्रसारण सफेद मक्खी द्वारा होता है। इसलिए यदि इस कीट का प्रकोप फसल पर नहीं होगा तो पीत शिरा मोज़ेक रोग के आने की संभावना काफी कम रहेगी। इसलिए अपनी फसल को पहले तो खरपतवार मुक्त रखें और इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे सफेद मक्खी का नियंत्रण हो सके और आपकी फसल मोज़ेक रोग से मुक्त रहे। कीटों की यदि बात करें तो हरा फुट का कीट का प्रकोप अधिक देखा जाता है। यह पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में देखा जा सकता है। इसके प्रभाव से पत्तियां पहले पीली पड़ती है और सिकुड़कर मुड़ने लगती है और धीरे धीरे सूखकर गिरने लगती है। इनके प्रबंधन की यदि बात करें तो यदि आपकी फसल खरपतवार मुक्त है तो इसका प्रकोप काफी कम होता है। यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप हो गया है तो इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, सफेद मक्खी एवं हरा फुदका कीट के नियंत्रण के लिए आप नीम आधारित उत्पादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सस्ता होने के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। यदि आप नीम आधारित उत्पाद घर पर ही तैयार करना चाहते हैं तो नीम का बीज एकत्रित करके उसका छिलका हटा लें और सुखाकर 1 किलोग्राम बीज को पीसकर धूल के रूप में बदल लेते हैं और इस धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं और रात भर भिगोने के बाद सुबह पतले कपड़े से छाने। उसके पश्चात घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाले साबुन का घोल मिलाकर आवश्यकता अनुसार 2 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक कीट के प्रबंधन की। तो आइए पहले जानते हैं
कि यह फसल को क्षति किस प्रकार से पहुंचाता है। यह कीट पहले नई शाखाओं को प्रभावित करता है, उसके बाद फल में प्रवेश करके फल को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित फल टेढ़ा दिखाई देता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग नहीं रहती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीट का नियंत्रण उचित समय पर नितांत आवश्यक है। यदि जैविक नियंत्रण की बात करें तो फल लगते समय अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा 50,000 प्रति हेक्टेयर को साप्ताहिक अंतराल पर छोड़ने से फल भेदक कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि ट्राइकोग्रामा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो 30 ग्राम नीमगिरी के चूर्ण का प्रति लीटर पानी के घोल में छिड़काव करके भी इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में इस कीट का यदि प्रकोप अधिक देखा जा रहा है तो ऐसी दशा में रसायन के रूप में 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से क्यूनाल-फास का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट की क्षति से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार भिंडी की फसल में लगने वाले इन प्रमुख रोग एवं कीटों का नियंत्रण करके जायद में अपनी फसल से आशातीत उपज प्राप्त कर लेंगे। पान एक व्यावसायिक फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पर की जाती है और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी छोटे स्तर से इसकी खेती की जा रही है। तो जो किसान भाई नया बरेजा निर्माण कर पान की रोपाई करने वाले हैं, उनके लिए रोपाई का यह उचित समय है। तो चूंकि पान की रोपाई कर देने पश्चात 2 से 3 वर्ष तक पान बरेजे से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसलिए बरेजा निर्माण एवं रोपण प्रक्रिया को सावधानी से अपनाने की आवश्यकता होती है ताकि उचित पौध संख्या स्थापित हो सके। इसके लिए प्रमुख रूप से भूमि की तैयारी, बरेजे का निर्माण, रोग मुक्त बेल का चयन एवं उसका उपचार, रोपण की उचित दूरी इत्यादि बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि पान उत्पादक इन क्रियाओं को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो पान बरेजे में तेज धूप, तेज हवा के कारण पान की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही रोपण में की गई लापरवाही के फलस्वरूप पान बरेजे में कम पौध संख्या, कम बढ़वार तथा कीट और रोगों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसी पान की फसल से हमें कम एवं गुणवत्ताहीन पान की पत्तियां मिलती हैं, जिससे कि पान उत्पादक किसान भाइयों को कम लाभ की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी पान की रोपण की तैयारी कर रहे हैं तो पान बरेजे का निर्माण एवं रोपण की उचित तकनीकियों को कैसे अपनाएंगे, इस विषय पर समुचित जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। कृषक बंधुओं, आप लोग पान के नए बीट बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस समय आपको मुख्य किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप जिन क्षेत्रों में बरेजा बनाना चाह रहे हैं वहां आप खेत की पहले तैयारी करें। तैयारी करने के लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल से उस क्षेत्र को आप अच्छी तरह जुताई कर दें। कम से कम 10 से 15 दिन तक आप खुला इसको छोड़ दें, जिससे इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाए और हानिकारक कीट हैं और उनके अंडे हैं वो खत्म हो जाएं। इसके बाद आपको जितने पारी के बरेजे की जरूरत है उस हिसाब से इसका लेआउट करें। लेआउट करते समय ध्यान दें कि लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर रहे और जो बीच में आप पारी बना रहे हैं उसमें एक बांस से दूसरे बांस की दूरी रहे वो लगभग 1 मीटर रहना चाहिए। 12 से लेके 15 फीट के बांस हों, लगभग 1.5 फीट गहराई में इनको गाड़ दें। लाइन बनाने के बाद जब पूरा आपका तैयारी इस तरह की हो जाए तो इसके लिए टटिया, जिसे बाहरी सपोर्टर कहते हैं, उसको बनाने की जरूरत पड़ती है। उसको भी आप लाइन द्वारा उसका रेखांकन कर लें। इसके बाद जमीन से लगभग 8 फीट की ऊंचाई पर इनको पतला तार लें, उससे इसको आपस में एक दूसरे से इस तरह से बांधें कि ये अच्छी तरह से जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद आप इसके ऊपर घास को फैलाएं। घास फैलाते समय ध्यान रहे कि घास इस तरह से फैले कि उसमें से कुछ धूप है वो जमीन पर जाए। इस तरह से लगभग 80% आपकी छाया रहे, 20% धूप रहे। इतनी घनी आप उस पर घास को छा दें। जब ये कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आप इसके बाद टटिया चारों तरफ से लगा दें।
इसके बाद आपको बेल की तैयारी करना है। आप बेल जो लें उसमें ध्यान दें कि एक कटिंग होने चाहिए, एक पत्ती होना चाहिए और पत्ती के ऊपर 2 इंच, पत्ती के नीचे 2 इंच कम से कम जगह छोटी हो। इस प्रकार के स्वस्थ जहाँ पर बरेजे में रोग न लगा हो उससे आप कटिंग प्राप्त करें। इस तरह के पौधे से जब कटिंग प्राप्त करें उनको आप किसी टोकरी में रख के अपने बरेजे तक ले जाएं और वहाँ पर इसका उपचार करें। उपचार करने के लिए आपको डाइथेन M45 या बविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बनाएं। उसमें 15 से 20 मिनट तक इन पत्तियों को डुबाए रहें। जब ये पत्ती अच्छी तरह उपचारित हो जाएं, इस प्रकार से इनको हम निकाल के आप बुवाई के लिए उपयोग करें। बुवाई करते समय ध्यान दें कि जब आप बुवाई करें तो मिट्टी को जमीन से थोड़ा हटा के पत्ती को एक स्थान पर 2 पत्तियों को एक साथ लगाएं। जो लाइन से लाइन की दूरी वो लगभग 90 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी, और एक लाइन में पौधे 2 तरफ से लगते हैं। उसमें आप 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर पौधे एक लाइन में रखें। उसके अपोजिट में जो लाइन रखें उसमें ध्यान दें कि 2 पौधों के बीच में इसका एक पौधा लगाएं। तो इस प्रकार से अल्टरनेट आपके पौधे एक लाइन में लग जाएंगे और एक लाइन में दोनों तरफ, बांस के दोनों तरफ ये पौधे आपके लगाएं। इस तरह से आप इसको लगाते चले जाएं और लगाने के बाद उनको अच्छी तरह दबा दें। दबाने के लिए एक मिट्टी का लोड़ा, जो मिट्टी का एक ईंट का टुकड़ा बनाया जाता है जो कच्चा होता है, उसकी विशेषता क्या रहती है कि उसमें मिट्टी नहीं चिपकती है। चूंकि उसमें मिट्टी और राख साथ मिलाते हैं तो जैसे उसको हम उपयोग करते हैं उसका आकार छोटा होता चला जाता है। इसी तरह जब हम उसको दबा दें कटिंग को, इसके बाद उस पर हम थोड़ा घास फैला दें जिससे इसमें पर्याप्त नमी संरक्षित रहे। इसके बाद ध्यान दें कि सुबह शाम दोनों टाइम हल्का सा इस पर पानी छिड़कते रहें। आप इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो 12 से लेकर 15 दिन में नए किल्ले निकलना शुरू हो जाता है। जब नए किल्ले आपके लगभग 1 महीने पुराने हो जाएं तो आप फिर पुराने पत्तों को आप निकाल के बाजार में बेच सकते हैं। इस प्रकार से आप नए बरेजों की तैयारी करके नया रोपण कर सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, फलोद्यानिकी के अंतर्गत यदि अमरूद की बात करें तो इसके उद्यान प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर देखे जा सकते हैं और जैसा कि विदित है कि इन उद्यानों में वर्ष में 3 बार फलत आती है। अतः इस समय उद्यानों में पुष्पन अवस्था प्रारंभ हो गई है और जो किसान भाई इन उद्यानों से बरसात वाली फसल लेना चाहते हैं वे इस समय कुछ शस्य प्रबंधनों जैसे कि सिंचाई, उर्वरक इत्यादि बातों का ध्यान रखें। परंतु जो किसान भाई बरसात वाली फसल न लेकर शरतकालीन फसल लेना चाहते हैं उन्हें भी इस समय कुछ शस्य प्रबंधनों जैसे कि सूखी टहनियों की कटाई छटाई, फूलों को तोड़ना इत्यादि प्रबंधनों को करना अति आवश्यक होता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हमारे किसान भाई इन प्रबंधनों को नजरअंदाज कर जाते हैं या समय रहते संपादित नहीं करते हैं। फलस्वरूप दोनों बहारों से किसानों को वांछित व गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है और अंततः किसान भाइयों को कम उत्पादन के रूप में नुकसान उठाना पड़ता है।
तो किसान भाइयों, यदि आप भी अमरूद उद्यान से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें वर्तमान में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाएं, जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर से। बरसात की फसल की तुलना में जो सर्दी की फसल है उसमें किसान को अधिक मुनाफा होता है। बरसात की फसल में कीड़ों का प्रकोप फल मक्खी का विशेष तौर पे बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसके अलावा बरसात की फसल का फल का आकार भी छोटा रहता है, जबकि सर्दियों के अंदर किसानों को कीड़ों से नुकसान कम होता है और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। इसलिए मार्केट के अंदर अच्छा भाव बैठता है और अच्छा उसका वजन बैठने से किसान को अच्छा प्रॉफिट अमरूद की खेती के माध्यम से होता है। किसान भाइयों को चाहिए बरसात की फसल को अवॉइड करें। इसके लिए फरवरी मार्च के अंदर जो फूल आते हैं उनसे फसल न लें। किसान ये कर सकते हैं कि फूल आए उसमें और फूल आने तक 1 महीने 1.5 महीने तक पानी बंद रखें, ताकि यदि फूल आते भी हैं तो भी फूल वो झड़ जाएंगे और बरसात की फसल किसान के नहीं आ पाएगी। इसके अलावा किसान 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी फरवरी मार्च के अंदर जो फूल आते हैं उसको गिरा सकते हैं। किसानों को अमरूद के पौधों के अंदर पानी भी 1-1.5 महीने रोकना पड़ता है और पौधों को थोड़ा स्ट्रेस में लाना पड़ता है, ताकि उसकी जो स्टेडी ग्रोथ है वो एकदम से रुके और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ हो। इसके लिए जो किसान भाई सर्दी की फसल लेना चाहते हैं उनको अप्रैल और मई के माह में पानी को बंद करके और स्टेज पौधों को दे सकते हैं। किसानों को ये चाहिए कि 1-1.5 महीने पानी बंद रखें और मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह के अंदर पौधों की आयु के अनुसार उनमें खाद और उर्वरक दें। ध्यान रखें कि यूरिया की जो मात्रा है वो 2 किस्तों में दें, यानी आधी यूरिया 300 ग्राम यूरिया, आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पौधा पूरे थावले के अंदर अच्छी तरह से खुदाई करके और जितनी पौधे की कैनोपी का फैलाव है उस पूरी फैलाव के अंदर वो खाद मिलाएं और पावड़े से अच्छी तरह जमीन के अंदर मिला के और फिर पौधों को पानी पिलाएं। बरसात से पहले 1 या 2 बार यदि किसान सिंचाई कर देते हैं तो बरसात के पश्चात में जुलाई अगस्त में अच्छे फूल पौधों पे आएंगे और इसके माध्यम से अच्छी उपज किसान के पौधों पे बैठेगी। एक चीज और किसानों को ध्यान में रखनी है कि जब फूल आए उसमें पानी बंद रखें और जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं उसके पश्चात से रेगुलर अंतराल पे पौधों को पानी मिलना चाहिए और उस समय यूरिया की जो दूसरी किस्त है वो भी किसानों को देनी चाहिए, खासकर अगस्त से सितंबर के आसपास, ताकि जो फल है वो आकार में बड़े हो और अच्छी क्वालिटी चमक उसमें आए। कई बार जिंक की डेफिशिएंसी भी पौधों में देखी जा सकती है, तो इसके लिए 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे भी किसान भाई फल लगने के पश्चात कर सकते हैं, यदि शुरुआत में मिट्टी के अंदर जिंक सल्फेट नहीं मिलाया हो तो। फल लगने के पश्चात में फल मक्खी का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए क्विनाल फोस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि अमरूद के फलों को फल मक्खी के प्रकोप से बचाया जा सके। जब सर्दी की फसल किसान भाई ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके पश्चात में किसान भाई जितने भी शाखाएं, सूखी शाखाएं हैं या नीचे फैली हुई शाखाएं हैं या ज्यादा यदि ग्रोथ हो रही हो अंदर तो सूरज का प्रकाश पूरा नहीं जा रहा हो तो किसान भाई ऐसी शाखाओं को काट सकते हैं। और यदि किसान भाई इस तरह से सर्दी की फसल अमरूद की लेते हैं तो उनको मार्केट के अंदर भी अच्छी कीमत मिलती है और वजन भी अच्छा बैठता है और कीड़ों से इनसे नुकसान भी काफी कम होता है। इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम का मिजाज कृषि कार्यों हेतु? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के परियोजना समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाइयों, इस समय प्रथम वर्षीय पौधा गन्ने की कटाई कर दें। कटाई जमीन की सतह से मिलाकर करें। बसंतकालीन गन्ने के साथ अंतःशस्य फसलों के रूप में उर्द, मूंग, लोबिया या भिंडी ले सकते हैं। गन्ने में सिंचाई 10 दिन के अंतर पर करते रहें।
मूंग की पूसा बैसाखी किस्म की बुआई कर सकते हैं। आलू की खुदाई समाप्त कर दें। चने की फसल में सुंडियों को नियंत्रण करने के लिए NPV का 350 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई खेत में इस माह सब्जी फसलों में घुइया, कद्दू, करेला, तुरई एवं खीरा की बुआई करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर की रोपाई कर दें। मूली की पूसा हिमानी प्रजाति की बुआई करें। इस सप्ताह बगीचों में गोबर की खाद देने का समय है। पशुपालक भाई दूध देने वाले पशुओं को हरा एवं सूखा चारा बराबर मात्रा में खिलाएं। ऐसे मौसम में पशुशालाओं की सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि पशुओं को परजीवियों से बचाया जा सके। बहु कटाई ज्वार की बुआई शुरू कर दें। ज्वार की प्रजातियों में JS20, HC 260 व 307 की बुआई करें। पशुओं को समय समय पर नमक या अन्य खनिज लवण 20 से 30 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन अवश्य देते रहें। पशुओं को साफ व ताजा पानी पिलाएं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर स्थित निकरा के परियोजना समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर असिंचित दशा में बोई गई गेहूं की बालियां पक गई हों तो फसल की कटाई कर शीघ्र मड़ाई का कार्य पूरा करने के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर का प्रयोग करें। विलम्ब से बोई गई गेहूं की फसल दुग्धावस्था एवं दाना भरने की अवस्था पर है, जो कि नमी के प्रति संवेदनशील होती है। अतः हल्की सिंचाई सायंकाल व हवा शांत रहने की अवस्था पर करें। प्याज की खड़ी फसलों की निकाई गुड़ाई एवं सिंचाई आवश्यकतानुसार करते रहें। प्याज की खड़ी फसल में बैंगनी रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर या डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का ट्राइटॉन या सैंडोविट के साथ मिलाकर छिड़काव करें। समय से बोई गई मक्के की फसल की पहली सिंचाई बुआई के 12 से 15 दिन के बाद ओट आने पर निराई गुड़ाई एवं नत्रजन की बची हुई शेष मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। मक्के की खड़ी फसल में गोप भेदक मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल और ढिमिटान 25 EC या मोनोक्रोटोफास 36 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। समय से बोई गई उड़द की फसल की पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन के बाद करें। सब्जियों की विभिन्न फसलों की आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई एवं सिंचाई करें। बैंगन की फसल यदि तना छेदक कीट से ग्रसित हो तो पौधों को जड़ से निकालकर नष्ट कर दें। पशुओं को संतुलित पशु आहार दें जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवणों की पूर्ति हो सके। दुधारू पशुओं को प्रातः एवं सायंकाल स्नान कराएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सैदपुर गाजीपुर के मुकेश शर्मा ने। आपने दुधारू पशुओं के नवजातों में सिंगरोधन प्रक्रिया पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सींगें बड़ी बड़ी होने पर ये जानवर एक दूसरे से लड़ करके उनको नुकसान पहुंचा, उनका सींग टूट जाता है, फिर इसमें जो हॉर्न कैंसर होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इसके अलावा देखा यह गया है कि जब सींग बड़े बड़े होते हैं तो उनको स्पेस भी, जगह उनको रखने के लिए ज्यादा चाहिए। इस तरह से ये कुछ इसके नुकसान है। किसान भाई, जहाँ तक हम बात करते हैं सींग रोधन करने की,
तो जितनी जल्दी आप कर लें उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके करने की कुछ एक विधियां हैं, एक तो हमारी केमिकल विधि है, एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है। इसके अलावा आप इसको जो है आनुवांशिक तौर पर भी सिंगरोधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक केमिकल की हम बात करते हैं तो केमिकल के लिए आप जो है KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका या तो सोल्यूशन या इसकी आप छड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है तो जितनी ही जल्दी आप उसका करें। तो होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके करीब 1 हफ्ते के अंदर आप अगर हाथ रख करके देखेंगे तो उसको बट दिखाई पड़ती है। उस बट के ऊपर आप जो है हल्का सा जो है खुरच दें और खुरच करके एक रुई में KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है उसको डुबो करके उसके ऊपर लगा दें। जैसे जैसे सींग मरती जाएगी वैसे वैसे ये सूखता जाएगा और जब पूरी तरह से सींग डेड हो जाएगी तो ये सूख करके झड़ जाएगा नीचे। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि थोड़ा देर हो गई है, थोड़ा सा बड में कड़ापन आ गया है, तो इसके लिए हम जो है KOH का प्रयोग करते हैं, छड़ का। और छड़ का इस्तेमाल करने के लिए है कि आसपास जितना भी बड के है बाल हैं, इन सबको जो है हम साफ कर देते हैं। और साफ करने के बाद इस पर जो हल्का सा ब्लड से खुरच देते हैं ब्लेड से, जिससे हल्का सा खून सा आ जाता है। इसके बाद जो है उसी बड के ऊपर हम जो है KOH को रख देते हैं और तब तक रखते हैं जब तक कि वो बड तक पूरी तरह जल नहीं जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक चीज बहुत बड़ी ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब हम इसको छड़ से जलाते हैं तो उस समय जो है फ्लूइड निकलता है और उस फ्लूइड को आंख में जाने से बचाना चाहिए। अगर आंख से आप बचाते नहीं हैं तो फिर आंख जाने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो विद्युत द्वारा है इसको करने के लिए तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक डिहार्नर आता है। और इलेक्ट्रिक डिहार्नर को क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जो है सींग की जगह साफ करके, और जब वो पूरी तरह गर्म हो जाए, लगभग इसका टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, इसको हम रख देते हैं और रख करके सींग को जो है बड तक जला देते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे जो है आपका ये सिंगरोधन कार्यक्रम हो जाए, इसके बाद जो है आप टिंचर आयोडीन का लगा दें, तथा ये ध्यान रखें कि इस जले हुए भाग पर कोई जो है मक्खी इत्यादि न बैठने पाए, क्योंकि अगर अंडा दे देगी तो इन्फेक्शन हो सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको आनुवांशिक तौर पे सिंगरोधन करना है तो इसके लिए आपको जो है क्रॉसिंग विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों, यदि आपके पास गाय है तो आप उसको निकट के जो है किसी पशु चिकित्सा केंद्र से किसी जो है विदेशी नस्ल के साढ़ वाले सीमेन से उसको गर्भित करा दें। तो गर्भित कराने के उपरांत जो आपको बछिया पड़िया प्राप्त होगी तो वो जो है सींग रहित होगी। अब बात एक और आती है किसान भाइयों, यदि किसी अज्ञानतावश आपने पहले से सिंगरोधन नहीं किया है और आपका जानवर बड़ा हो गया, उसके सींग बड़े बड़े हो गए हैं, किसान भाइयों बड़े जानवर में सिंगरोधन के लिए एक इलस्ट्रेटर नाम का जो है रबड़ का छल्ला आता है। ये रबड़ जो होती है वो काफी टाइट होती है और इसको जो है क्या करते हैं कि इसको जो है टाइटली जो है हम सींग की जड़ पे चढ़ा देते हैं। तो ये जो जड़ पे कस के जो चढ़ता है, तो चढ़ने के बाद जो है ये क्या करता है कि जड़ से सींग के ऊपर जो भी जो है न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनको रोक देता है। तो ऐसा करने के बाद इसको जो है फिर कुछ दिनों के बाद ये सींग सूख जाता है। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सपा सुप्रीमो मुलायम पर बड़ा हमला। कहा, मुलायम की पलटीमार पॉलिटिक्स से नहीं हो सकता तीसरे मोर्चे का गठन। बेनी प्रसाद वर्मा ने सपा पर फिर साधा निशाना। कहा, मस्जिद के नाम पर मुलायम ने मुसलमानों को दिया धोखा।
बेनी के हमलों से तिलमिलाई सपा ने किया पलटवार। आजम ने कहा बुढ़ापे में बेनी को याद आई अर्थी, तो राजेंद्र चौधरी ने कहा घटिया आदमी। गंगा बैराज पर युवती को नदी में गिराने की कोशिश कर रहे 2 युवक गिरफ्तार। युवती ने युवकों पर लगाया रेप के प्रयास का आरोप। और फिरोजाबाद में दहेज के दानव ने ले ली एक और जान। कार न मिलने पर ससुराल पक्ष ने बहू की गला दबाकर की हत्या।